साथियों, आज हम सब पढ़ेंगे तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ये चैप्टर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाहे आपके स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हो या फिर सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम हो, हर जगह इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपके मन में इस चैप्टर को लेकर के कोई डाउट है तो ये वीडियो देखने के बाद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए साथियों, हम सब वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स चीज़ें समझ लेते हैं, जैसे हमारे आसपास के पदार्थ तत्व, मिश्रण एवं यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं वो सभी या तो तत्व के रूप में हैं, या यौगिक के रूप में हैं, या फिर मिश्रण के रूप में होते हैं। अगर हम तत्वों की बात करें, तत्व ऐसे पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं। तत्व जो बनते हैं वो अणुओं के मिलने से बनते हैं, और जब एक ही प्रकार के अणु आपस में मिलेंगे तो तत्व का निर्माण हो जाता है। जैसे सोडियम हो गया, सोना हो गया और मैग्नीशियम, ये सभी तत्व के उदाहरण हैं। अगर साथियों हम मिश्रण को देखें तो मिश्रण भी दो या दो से अधिक तत्वों को मिला करके ही बनाया जाता है। मिश्रण में जितने भी तत्व मिलाए जाते हैं उनका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता। ठीक है, एक पॉइंट आपको याद रखना है कि मिश्रण में जो तत्व होंगे उनका कोई निश्चित अनुपात नहीं रहता है, उसको मिश्रण बोला जाता है। साथियों, हम सब यौगिक की बात करें तो यौगिक का निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से होता है। इसमें जो तत्व सम्मिलित होते हैं उनका एक निश्चित अनुपात होता है। अगर हम यौगिक का उदाहरण देखें तो हमारा आता है H2O। इसको बोला जाता है जल का फॉर्मूला, यानी जल का सूत्र है। इसमें आप देखेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या 2 है और ऑक्सीजन की संख्या 1 है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो अनुपात है वो 2:1 है। अब ये जल आप चाहे नल से लें, चाहे बारिश से लें, नदी से लें, तालाब से लें, चाहे जहाँ से भी आप जल लेंगे, सब जगह पर जल का जो फॉर्मूला होगा वो H2O ही रहेगा, और सभी का अनुपात 2:1 ही रहने वाला है। तो हम ये कह सकते हैं कि यौगिक में जो तत्व सम्मिलित होते हैं उनका एक निश्चित अनुपात होता है। और अगर हम तत्वों की बात करें तो वर्तमान में कुल खोजे गए तत्वों की संख्या 118 है, और इन 118 तत्वों में 94 तत्व जो है वो प्राकृतिक रूप से प्राप्त हुए हैं, और 24 जो हैं ये कृत्रिम रूप से लेबोरेटरी के अंदर बनाए गए हैं। तो ये पॉइंट आपको नोट रखना है। आगे हम देखेंगे वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों। आखिरकार वैज्ञानिकों को क्यों लगा कि तत्वों का वर्गीकरण करना चाहिए। तो साथियों, इसमें आरंभिक दौर में अगर हम देखें तो तत्वों की संख्या कम थी। वैज्ञानिकों को आसानी से सारे तत्व याद हो जाते थे, उनके रासायनिक गुण हो या भौतिक गुण हो, सब उन्हें याद हो जाता था। लेकिन समय बीतता गया, समय के साथ साथ नए नए तत्वों की खोज होती गई, फिर तत्वों की संख्या में वृद्धि हुई, तो वैज्ञानिकों को सभी तत्वों को याद रखना कठिन हो गया। इसलिए उन्होंने वर्गीकरण का एक तरीका अपनाया। अब यहाँ हम देखेंगे कि सर्वप्रथम वे कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों का वर्गीकरण किया था। तत्वों के वर्गीकरण में जो पहला नाम आता है वो डोबेराइनर का आता है। साथियों, डोबेराइनर ने तत्वों के वर्गीकरण के लिए त्रिक नियम दिया था। और डोबेराइनर का अगर हम पूरा नाम देखें तो इनका पूरा नाम है वुल्फगांग डोबेराइनर, और ये साथियों जर्मनी के रहने वाले वैज्ञानिक थे, और इन्होंने तत्वों का जो वर्गीकरण किया था वो सन 1817 ईस्वी में, याद रखिएगा 1817 ईस्वी में इन्होंने वर्गीकरण किया था। और ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो जर्मन के थे। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि जर्मनी के वैज्ञानिक थे, और इनका नाम आपको याद रखना है। अब देखते हैं कि जो इनका त्रिक नियम था वो क्या है। त्रिक नियम के अनुसार जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार क्रमवार लगाया जाए तो 3 तत्वों के समूह प्राप्त होते हैं, जिन्हें त्रिक कहा गया। त्रिक के मध्य तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार का माध्य होता है। त्रिक नियम के अनुसार इन्होंने बताया कि यदि हम
तो ज्ञात तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित करें तो हमें एक त्रिक का समूह मिलता है, और उस त्रिक के समूह में जो बीच वाला तत्व होगा उसका परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भार का माध्य होगा। मान लीजिए कि आपके पास 3 तत्व हैं ए, बी और सी, ये त्रिक है। तो त्रिक में जो ये बी है इसका परमाणु भार ए और सी के माध्य के बराबर होगा, यानी ए और सी का जो माध्य आएगा वो बी का परमाणु भार होगा। अगर उदाहरण में देखें तो यहाँ पर उन्होंने एक त्रिक बना करके दिखाया था कि कैल्शियम, स्ट्रेंशियम और बेरियम में, यहाँ पर जो स्ट्रेंशियम है इसका परमाणु भार कैल्शियम और बेरियम के माध्य के बराबर होगा। आप यहाँ पर इन दोनों को जोड़ करके आधा करिए तो आप देखेंगे कि 87.6 लगभग आएगा, जो कि स्ट्रेंशियम का परमाणु भार है। तो इस तरह से उन्होंने अपने त्रिक का पूरा विवरण प्रस्तुत किया। अब इनके नियम की सीमा क्या थी, इनका नियम क्यों आगे चल कर के अमान्य हो गया, अब उसको हम आगे देखेंगे। तो साथियों, जो इनकी सीमा थी वजह थी कि उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर सके। डोबेराइनर जो अपना त्रिक का नियम दिए थे, उस नियम को अगर तत्वों के ऊपर लगाया जाए तो केवल 3 त्रिक ही बनाए जा सकते थे, क्योंकि उस समय तत्वों की संख्या ज़्यादा थी तो सभी तत्वों के ऊपर इनका त्रिक नियम लागू नहीं होता था, कुछ तत्वों के ऊपर ही लागू होता था, और उन तत्वों को मिला करके कुल 3 त्रिक बनाए गए थे। अब हम उन त्रिकों को देख लेते हैं कि वो कौन से 3 त्रिक थे। तो यहाँ पर आप लोग देखिए तो आपको त्रिक मिल जाएगा। डोबेराइनर का त्रिक, तो ये उनका पूरा 3 त्रिक था। इसमें जो पहला त्रिक था वो था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का, और जो दूसरा वाला था सेकेंड नंबर वो कैल्शियम, स्ट्रेंशियम और बेरियम का था, और तीसरा जो त्रिक था वो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का था। तो यही 3 त्रिक वो उस दौरान बना पाए थे। तो ये त्रिक आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो बनता है ये इन्हीं त्रिकों में से भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा डोबेराइनर का त्रिक है या फिर नहीं है, ऐसा करके पूछा जाता है। तो आपको ये याद रखना है। अब इनका नियम जब वैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया कि आपका नियम गलत है, सभी तत्वों के ऊपर लागू नहीं हो रहा है, तो अगले वैज्ञानिक आए न्यूलैंड। साथियों, न्यूलैंड ने भी तत्वों के वर्गीकरण में अपना योगदान दिया। उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया। तो न्यूलैंड के सिद्धांत के अनुसार अगर हम सब लोग देखें तो न्यूलैंड ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया, तो पाया कि प्रत्येक 8वां तत्व पहले तत्व के समान थे। तो न्यूलैंड ने भी तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में ही सजाया, और सजाने के बाद उन्होंने बताया कि जो 8वां तत्व है उसका गुण पहले वाले तत्व के समान होगा, ये इन्होंने बताया था। और साथियों, जो न्यूलैंड के बारे में अगर थोड़ी सी जानकारी मैं बताऊं तो न्यूलैंड एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे, और ये अपना जो वर्गीकरण का नियम दिए थे ये दिए थे 1866 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है, 1866 ईस्वी में दिए थे। और ये जब अपना सिद्धांत दिए तो उस समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी। 56 तत्व न्यूलैंड के समय ज्ञात थे। तो ये दोनों पॉइंट आपको नोट रखना है। कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि कितने तत्व उस समय ज्ञात थे, या फिर आपसे ये सन पूछा जा सकता है, तो ये आपको याद रखना है। और इन्होंने आगे और बताया कि जो लिथियम है उसका गुण सोडियम से मिलजुल रहा है, और जो बेरिलियम है इसका गुण मैग्नीशियम के साथ मिल रहा है। तो इस तरह इन्होंने कुछ उदाहरण दे करके समझाया था। और न्यूलैंड की जो आवर्त सारणी थी वो हाइड्रोजन से स्टार्ट होकर के थोरियम तक गई थी। तो याद रखिएगा, पहला तत्व तो इनकी आवर्त सारणी का हाइड्रोजन था, और अंतिम जो तत्व था वो थोरियम था। तो इस तरह से आवर्त सारणी का कभी पहला तत्व या लास्ट वाला तत्व भी पूछा जा सकता है कि कहाँ से स्टार्ट किए थे और कहाँ पर ख़त्म किए थे। तो ये आपको याद रखना है।
अब इनके नियम की कमी क्या रही, अब उसको देख लेते हैं कि इनका नियम क्यों आगे चल करके अमान्य किया गया। यहाँ पर आप लोग सीमाएं देख रहे हैं। सीमाएं का मतलब है कि इनका नियम किस सीमा तक लागू होता था। तो पहला जो इनकी सीमा थी वो थी कि यह नियम केवल कैल्शियम धातु तक लागू होता था और उसके आगे वाले जितने भी तत्व थे उनके ऊपर लागू नहीं होता था। इसका मतलब ये हुआ कि हल्के तत्वों के लिए तो इनका नियम ठीक था, लेकिन भारी तत्वों के लिए इनका नियम ठीक नहीं था। दूसरा था कि नए तत्वों के गुण इस सारणी से मेल नहीं खाते थे। जो नए नए तत्व आगे खोजे गए वो इनके सारणी से बिल्कुल अलग थे। इनके द्वारा बताए गए नियम के अनुरूप वो नए तत्व थे ही नहीं। तीसरा था कि सारणी में तत्वों को समंजित करने के लिए न केवल दो तत्वों को एक साथ रखा गया, बल्कि असमान तत्वों जिनके गुणों में कोई समानता नहीं थी एक स्थान पर रख दिया गया। तो इनकी दो कमियां थी और आवर्त सारणी में कि कहीं कहीं पर इन्होंने दो दो तत्वों को साथ में रख दिया था और कहीं पर तो इन्होंने ऐसे तत्वों को आपस में एक स्थान पर रख दिया जिनके गुणों में कोई समानता ही नहीं थी। तो ये इनकी कमियां रही। अब इन्हीं कमियों के कारण इनका भी नियम आगे चल करके अमान्य हो गया। इसमें आपको एक दो पॉइंट और नोट रखना है कि इन्होंने कोबाल्ट निकिल को फेरस और क्लोरीन ब्रोमीन के साथ में रख दिया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो फेरस है इसको क्लोरीन ब्रोमीन के साथ में रख दिया था, जो कि इनका गुण एक दूसरे से बिल्कुल मिलता नहीं था। और जो फेरस था उसको कोबाल्ट निकिल से दूर रख दिया गया, जबकि इनके गुण में बहुत ज़्यादा समानता थी। तो इस तरह से इनके नियम में कुछ कमियां रही। और जब अक्रिय गैसों की खोज हो गई, जिसको हम सब नोबल गैस बोलते हैं, इसको हिंदी में अक्रिय बोला जाता है, ठीक है। तो जब अक्रिय गैसों की खोज हुई तो न्यूलैंड कास्टक नियम पूरी तरह से अप्रासंगिक हो गया, पूरी तरह से अमान्य हो गया। जो थोड़ी बहुत गुंजाइश भी थी वो भी ख़त्म हो गई जैसे ही अक्रिय गैसों की खोज हुई। अब ये अक्रिय गैस क्या होते हैं? तो ये ऐसे गैस होते हैं जो किसी भी कंडीशन में अभिक्रिया नहीं करते हैं और इनके जो अष्टक होते हैं वो पूरे रहते हैं, यानी इनके इलेक्ट्रॉनों में ना तो कमी होती है ना तो वृद्धि होती है। और जो नोबल गैस हैं अक्रिय गैस, ये वायुमंडल में काफ़ी अल्प मात्रा में पाई जाती हैं, जिसके कारण इनका पता बहुत देर से चला था। अब आगे हम देखेंगे कि अगले कौन वैज्ञानिक थे जिन्होंने आवर्त सारणी का नियम प्रस्तुत किया। अगले वैज्ञानिक थे मेंडेलीव। मेंडेलीव ने भी तत्वों के वर्गीकरण में अपना योगदान दिया। इन्होंने न्यूलैंड कास्टक नियम अमान्य होने के बाद अपना नियम प्रस्तुत किया था। साथियों, मेंडेलीव जो थे ये रूस के रहने वाले थे, यानी रूसी वैज्ञानिक थे। और इनका अगर हम पूरा नाम देखें तो मेंडेलीव का पूरा नाम है दमित्री इवानोविच मेंडेलीव, ये आपको याद रखना है। और आवर्त सारणी बनाने का अगर मुख्य श्रेय जाता है तो वो मेंडेलीव को ही जाता है, क्योंकि ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने आवर्त सारणी का एक सुदृढ़ और व्यवस्थित रूप प्रस्तुत किया था। और अगर हम मेंडेलीव के समय तत्वों की बात करें तो मेंडेलीव के समय साथियों 63 तत्व ज्ञात थे। ये आपको पॉइंट आउट लिखते हुए चलना, जो मैं आपको एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ। तो 63 तत्वों की खोज मेंडेलीव के समय हो गई थी। इन्हीं 63 तत्वों को लेकर के इन्होंने अपना आवर्त सारणी बनाया था। और उस आवर्त सारणी में उन्होंने क्या बताया कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण इनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। यानी कि जो तत्व का भौतिक गुण होगा या फिर उसका रासायनिक गुण होगा वो उसके परमाणु द्रव्यमान के अनुसार ही बदलेगा। अगर परमाणु के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन आया तो उसके भौतिक गुण भी बदल जाएंगे और रासायनिक गुण भी बदल जाएंगे। और जो इनकी आवर्त सारणी थी वो रासायनिक गुणधर्म पर आधारित थी। और इनकी आवर्त सारणी में 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे
जिसको समूह कहा जाता था, और 7 क्षैतिज पंक्तियाँ थी जिन्हें आवर्त कहा जाता था। तो ये आपको याद रखना है कि कितने समूह थे और कितने आवर्त थे। ये अगर आप याद रखेंगे तो आगे चल कर के आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और एक और याद रखना है कि जो मेंडलीव थे, इनके समय भी अक्रिय गैस की खोज नहीं हुई थी, याद रखना है। मेंडलीव के समय भी अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। अब कब हुई थी आपको आगे बताऊंगा मैं, अभी तो आप इतना याद रखिए। अब हम देखेंगे कि मेंडलीव के जो आवर्त सारणी थी उसकी क्या उपलब्धि थी, क्या उसके लाभ थे, क्या उसके एडवांटेज थे। इसको इनके आवर्त सारणी की जो पहली उपलब्धि थी वो अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान का छोड़ना था। मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में कुछ खाली स्थान छोड़ दिए थे। वैज्ञानिकों ने जब पूछा कि ये खाली स्थान क्यों छोड़े हैं, तो उन्होंने अपनी कमी को न कह करके उस बात पर ज़्यादा जोर दिया कि जिससे उनके आवर्त सारणी में और ज़्यादा वैज्ञानिकों के लिए रोचक हो गया। उन्होंने बताया कि ये जो खाली स्थान है इसमें वे तत्व रखे जाएंगे जो आने वाले भविष्य में खोजे जाने हैं। तो वैज्ञानिकों को एक दिशा मिल गई कि हाँ, भविष्य में और तत्व खोजे जा सकते हैं, क्योंकि खाली स्थान था, इसका मतलब है कि भविष्य में कुछ तत्व खोजे जाएंगे। तो वैज्ञानिकों के लिए खोज के लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया। और दूसरा, उन खाली स्थानों पर आने वाले तत्व का उन्होंने परमाणु द्रव्यमान भी बता दिया था कि कितना इसका परमाणु द्रव्यमान होगा और इसका नाम क्या होगा। वो चीज़ें भी इन्होंने पहले ही बता दिए थे। जैसे उसके स्थान पर आने वाले तत्वों के लिए उन्होंने बोला कि एका उपसर्ग लगा करके तत्वों को नामकरण किया जाएगा। तो इस तरह से इन्होंने उस खाली स्थान को अच्छे से वैज्ञानिकों के सामने रखा, तो इससे उनके आवर्त सारणी को और ठोस प्रमाण मिल गए। आगे जो देखेंगे दूसरा नंबर, तो समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक स्थान मिल गया। तो इनके आवर्त सारणी बनाने से जितने समान गुणधर्मों वाले तत्व थे उनको एक स्थान मिल गया और वैज्ञानिकों को ऐसे तत्वों को ढूंढना थोड़ा आसान हो गया। तीसरा था, पिछली व्यवस्था को छोड़े बिना अक्रिय गैसों का पता लगने पर इन्हें अलग समूह में रखा जा सकता था। और इनके आवर्त सारणी की एक विशेषता थी कि अगर अक्रिय गैस भविष्य में मिल भी जाते हैं तो हम पिछली अवस्था को छोड़े बगैर अलग से एक समूह बना करके उसमें उनको रख सकते हैं। ये इनके आवर्त सारणी की उपलब्धियाँ थी जो वैज्ञानिकों के लिए मैंने बताया कि एक वरदान साबित हुई। और इनके आवर्त सारणी में कुछ कमियां भी रहीं। वो कमियां क्या रहीं? तो नंबर 1 कमी थी, समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट नहीं की गई। इन्होंने ये नहीं बताया कि समस्थानिक यहाँ पर होंगे कि नहीं होंगे। इसके पीछे का रीज़न है कि मेंडलीव के समय कोई समस्थानिक खोजा नहीं गया था और ना ही इनको उम्मीद थी कि ऐसा कोई तत्व भी हो सकता है, इसलिए उन्होंने समस्थानिक का स्थान निश्चित नहीं किया था। जो कि बाद में समस्थानिक जब खोजे गए तो उनको रखने के लिए इनकी आवर्त सारणी में जगह ढूंढा गया तो वो जगह नहीं थी। तो यहाँ पर एक डिसएडवांटेज हो गया इनके आवर्त सारणी का। दूसरा था कि हाइड्रोजन का स्थान निश्चित ना होना। जो हाइड्रोजन गैस थी साथियों, उसका स्थान इन्होंने आवर्त सारणी में निश्चित नहीं किया था कि कहाँ पर होगा। इसके पीछे का लॉजिक ये था कि हाइड्रोजन जो था वो क्षार धातुओं के साथ भी अपना गुण प्रदर्शित करता था और हाइड्रोजन के साथ भी अपना गुण प्रदर्शित करता था। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि जब ये क्षार धातु के साथ मिल रहा है तो इसको क्षार धातु में रख दें कि हाइड्रोजन के साथ में इसके गुण मिल रहे हैं तो हाइड्रोजन में रख दें। अब दोनों स्थान पर इसको रखा जा सकता था, इसलिए ये निश्चित नहीं कर पाए कि हम हाइड्रोजन को किस स्थान पर रखें। ये भी इनकी एक कमी रही। तीसरी कमी थी, कुछ तत्वों का परमाणु द्रव्यमानों के अनुसार अनुचित क्रम। कहीं कहीं पर इन्होंने क्या किया कि बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखना था तो इन्होंने उल्टा कर दिया। कहीं पर जो
भारी तत्व था उसको पहले रख दिए और हल्के वाले तत्व को बाद में रख दिए। मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष आधुनिक आवर्त सारणी के द्वारा दूर हो गए। यानी मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो दोष थे वो आधुनिक आवर्त सारणी के द्वारा दूर कर दिए गए। तो पहला दोष हम देखते हैं कि कौन सा दूर किया गया। तो पहला दोष दूर किया गया, समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट की गई। मेंडलीव की आवर्त सारणी में समस्थानिक की स्थिति स्पष्ट नहीं थी, लेकिन जब आधुनिक आवर्त सारणी बनी तो उसमें समस्थानिकों के स्थान को भी स्पष्ट कर दिया गया कि ये कहाँ रहने वाले हैं। दूसरी कमी कोबाल्ट की थी, कोबाल्ट और निकिल की। तो ये कमी भी आधुनिक आवर्त सारणी के द्वारा दूर कर दी गई। कोबाल्ट जिसकी परमाणु संख्या 27 है, वह निकिल जिसकी परमाणु संख्या 28 है से पहले आएगा। उसमें क्या था कि कोबाल्ट और निकिल को लेकर के कमी थी कि कोबाल्ट उसमें बाद में था, निकिल पहले था। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में बताया गया कि कोबाल्ट जो है वो पहले रहेगा और निकिल उसके बाद रहेगा। परमाणु संख्या को जब आधार बनाया गया तब। तीसरा था, परमाणु सदैव पूर्ण संख्या में होती है, अतः हाइड्रोजन व हीलियम के बीच में कोई तत्व नहीं आएगा। मेंडलीव के आवर्त सारणी में जो हाइड्रोजन वाला प्रॉब्लम था वो भी दूर किया गया और उन्होंने बताया कि जो परमाणु संख्या है वो पूर्ण संख्या में होती है, इसलिए हाइड्रोजन हीलियम के बीच में और कोई तत्व नहीं आ सकता है। तो ये भी कमी दूर हो गई। अब यहाँ पर देखते हैं तो परमाणु संख्या क्या होती है। तो परमाणु संख्या को साथियों Z से निरूपित किया जाता है। परमाणु संख्या अणु के केंद्र में पाए जाने वाले प्रोटॉन की संख्या के बराबर होते हैं। जो परमाणु संख्या है वो नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉन की संख्या के बराबर होते हैं। और आधुनिक आवर्त सारणी में क्या विशेषता थी? तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ हैं जिन्हें समूह कहा जाता है तथा 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है। अगर हम देखें तो 18 हम समूह हमको देखने को मिलेगा और 7 आवर्त हमें आधुनिक आवर्त सारणी में देखने को मिलता है। और आगे बताया गया कि किसी भी आवर्त में पाए जाने वाले सभी तत्वों में कोषों की संख्या समान होगी। यानी 7 आवर्त जो हैं उसमें एक आवर्त में जितने भी तत्व होंगे उनके कोषों की संख्या समान होगी, उनके कोषों की संख्या में भिन्नता नहीं रहेगी। और क्या बताया गया? तो इसमें और हम देख सकते हैं कि एक समूह के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती। अब हम सब देखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति। नंबर 1 आता है हमारा संयोजकता। परमाणु के सबसे बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता कहलाती है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता समान रहती है, परंतु आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर 1 से 4 तक बढ़ती है, उसके बाद घटकर 0 हो जाती है। साथियों, अगर हम संयोजकता की बात करें तो एक समूह में जितने भी तत्व होंगे सभी की संयोजकता एक समान होगी, लेकिन हम आवर्त सारणी में अगर बाएं से दाएं की ओर जाएं तो संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ेगी, फिर घट करके 0 हो जाएगी। जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, पहले संयोजकता धीरे धीरे 4 तक बढ़ी, फिर 4 से घटते घटते 0 हो गई। तो इस तरह से अगर हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तब होगा। और अगर समूह में रहेंगे तो उस समूह के जितने भी तत्व होंगे सभी की संयोजकता एक समान रहेगी। अगला है परमाणु साइज। परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। परमाणु के केंद्र से बाह्यतम कोश की दूरी ही परमाणु साइज होता है। परमाणु साइज के द्वारा हम ये पता लगाते हैं कि उस परमाणु की त्रिज्या कितनी है। बाएं से दाएं जाने पर परमाणु साइज या त्रिज्या घटती है, क्योंकि नाभिकीय आवेश में क्रमिक वृद्धि हो जाती है। अगर साथियों हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो परमाणु का जो साइज है वो और परमाणु की जो त्रिज्या है वो दोनों चीज़ें घटेंगी। घटने के पीछे का रीज़न है कि जैसे जैसे हम
दाईं ओर जाते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है और नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच में आकर्षण बल भी बढ़ जाता है, जिससे सारे इलेक्ट्रॉनों को नाभिक अपनी ओर खींच के रखता है, जिसके कारण जो तत्व होते हैं उनके साइज में कमी आ जाती है। अगला हम देखेंगे इनका पॉइंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है क्योंकि नए कोषों की संख्या बढ़ती है, जिससे नाभिक और बाह्य कोषों की दूरी भी बढ़ जाती है। साथ में अगर समूह में हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, इस तरह से ऊपर से नीचे की ओर, तो साइज में वृद्धि होगी, साइज धीरे धीरे ऐसे बड़ा होने लगेगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर आने पर कोषों की संख्या में वृद्धि होती है, यानी कोष उसमें जुड़ जाते हैं, जिसके कारण उसका साइज भी बढ़ जाता है। यहाँ आप लोग उदाहरण में भी देख सकते हैं कि ऊपर वाला जो परमाणु साइज है वो 152 है, नीचे वाला 270। ऊपर से नीचे की ओर हम देखें तो ऐसे बढ़ते हुए आता है। अगला है धात्विक गुण। धात्विक गुण का अर्थ है कि किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता। अगर कोई इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, बाहर की ओर अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो उसको बोला जाएगा कि ये धातु है। ठीक है, धातुएं जो है वो आवर्त सारणी में बाएं तरफ रखी गई हैं। तो आवर्त सारणी का जो बायां वाला भाग है, ये वाला, वहाँ पर धातुएं रखी गई हैं। तो बाईं साइड में जितने तत्व आपको मिलेंगे वो सभी धातु हैं। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर जाने पर धात्विक गुण कम हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। साथियों, अगर आवर्त सारणी में हम बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो धात्विक गुणों में कमी आएगी और अधात्विक गुणों में वृद्धि होगी। बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो धात्विक गुण घटेगा, अधात्विक गुण बढ़ेगा। अगला पॉइंट है, आवर्त सारणी में हम अगर बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो ऋण विद्युतता बढ़ेगी, धन विद्युतता घट जाएगी। इधर की ओर जाएंगे तो ऋणात्मक वाला गुण तत्वों में बढ़ जाएगा और धनात्मक वाला जो गुण है वो बाएं से दाएं की ओर घट जाएगा, यानी ये घटेगा और ये बढ़ेगा। ये भी आपको याद रखना है। अगला आता है, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है, क्योंकि संयोजकता इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आवेश घट जाती है और बाहरी इलेक्ट्रॉन को सुगमतापूर्वक निकाला जा सकता है। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर जब आएंगे तब पर भी धात्विक गुण बढ़ने लगता है। ये पॉइंट आपको नोट रखना है, क्योंकि इन्हीं पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब साथियों, मैं आप लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक्स्ट्रा बता देता हूँ जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। उसमें आता है हमारा सबसे पहला, आवर्त सारणी में जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा ऐसे होती है, ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातु और अधातु को अलग करती है। ये पॉइंट आपको नोट रखना है। और जो धातुएं हैं वो बाईं ओर हैं, अधातु जो है वो दाईं ओर है। जो धातु होती है वो क्षारीय ऑक्साइड बनाएगी, अधातु जो है वो अम्लीय ऑक्साइड बनाएगी। और आवर्त सारणी में बीच में उपधातु हैं। टेढ़ी मेढ़ी रेखा के जो आसपास में तत्व हैं ऊपर नीचे, ये उपधातु हैं। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा के अगल बगल में कौन से तत्व विद्यमान हैं, तो वो उपधातुएं हैं, उसको याद रखना है आपको। और इसमें आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि जो आवर्त सारणी है उसमें वर्गीकरण किया गया है एस, पी, डी और एफ में। और इसको और ज़्यादा भाग बड़ा देखें तो के, एल, एम और एन आता है। ठीक है, तो आवर्त सारणी को 4 भाग में बांटा गया, के, एल, एम और एन में। के में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होगी, एल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है, एम में 18 और एन में 32 होती है। अगर एस, पी, डी, एफ में देखें तो एस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये कभी कभी इससे भी मिलता जुलता क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और
आधुनिक आवर्त सारणी में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको कोषों में भरने के लिए 2n² वाले फार्मूले का उपयोग किया जाता है। 2n², ये याद रखना है। कोषों में इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए इस फार्मूले का उपयोग किया जाता है। और आवर्त सारणी में आपको लेंथेनाइट और एक्टिनाइट देखने को मिलता है। तो लेंथेनाइट जो है वो साथियों 57 से लेकर के 71 तक है, और एक्टिनाइट जो है वो 89 से लेकर के 103 तत्व तक लेंथेनाइट एक्टिनाइट है। और इसमें आप लोगों को आवर्त से संबंधित कुछ पॉइंट बता देता हूँ। जैसे आवर्त में पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, इनमें तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो साथियों पहले आवर्त में तत्वों की संख्या 2 है। दूसरे और तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या 8 है। चौथे और पांचवें यानी 4 और इस 5 को मिला करके दोनों में अलग अलग तत्वों की संख्या 18 है। और जो छठवां आवर्त और सातवां आवर्त है, इनमें तत्वों की संख्या 32 होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें इतनी संख्या है नहीं। आवर्त नंबर 6 में तत्वों की संख्या 32 है, लेकिन आवर्त संख्या 7 में तत्वों की संख्या पूरी 32 की 32 नहीं है, इसमें कुछ तत्व कम हैं। तो आपसे यहाँ भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा आवर्त में तत्वों की संख्या कम है या फिर कौन सा आवर्त अपूर्ण आवर्त कहा जाता है। इस तरह से घुमा करके क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, जो सातवां आवर्त है ये अपूर्ण आवर्त है। इसमें अभी तक टोटल 32 तत्व होने चाहिए थे, उतने हुए नहीं हैं। कभी कभी इनसे भी क्वेश्चन पूछता है कि पांचवें आवर्त में कितना तत्व, तीसरे चौथे, ऐसा करके क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। और मेरे हिसाब से तो सारे पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए हैं। अगर आपको लगता है कि कोई आप से छूट रहा है पॉइंट, या कोई पॉइंट आपको मालूम है, तो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा, उसको मैं ऐड करूँगा अगले वीडियो में। अगर आपको ऐसा कोई पॉइंट पता चल रहा है तो कि हाँ ये वाला पॉइंट छूट गया, इसको बता दीजिए, तो मैं उसको भी आगे वीडियो जब अपलोड करूँगा तो उसमें उसको ऐड कर दूँगा। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ी भी हेल्प हो रही है कि नहीं? अगर हो रही है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा इसी तरह की वीडियो पाने के लिए।